हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉडल्स। तो मॉडल्स आपने सुना होगा, बहुत फेमस है मॉडल्स। मॉडल्स वर्ब होते हैं जिनका नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ओके, या मॉडल्स के नाम से भी उनको जानते हैं। तो इस तरीके से आज हम मॉडल्स पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। एंड मॉडल्स का यूज ट्रांसलेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। एंड मॉडल्स ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो आप जानते ही हैं कि ट्रांसलेशन कितना ज़रूरी है जानना। ट्रांसलेशन के द्वारा ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग आता है। अगर ट्रांसलेशन करना नहीं आता तो किसी भी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में स्पीक नहीं कर सकते। एंड हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में स्पीक करने के लिए आपको हर तरीके से ट्रांसलेशन आना चाहिए, हर तरीके का यूज आना चाहिए। तो जिसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स की हिंदी होती है आधुनिक सहायक क्रियाएँ, जिसको मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम के भी जानते हैं एंड मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है, मॉडल्स की परिभाषा क्या है, मॉडल्स किसे कहते हैं। तो मॉडल्स सहायक क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो मोड को बताती हैं, किसी भी सेंटेंस में कार्यविधि को बताती हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन से कार्य की विधि की जा रही है, कौन सी कार्यविधि हो रही है किस सेंटेंस में, जिसको इंग्लिश में हम मोड कहते हैं, MODE। तो किसी भी सेंटेंस में मोड को बताती हैं मॉडल वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो इस तरीके से पहले तो आप ये जान लीजिए कि मॉडल्स क्या होती हैं। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब सहायक क्रिया होती है, आधुनिक सहायक क्रियाएँ। तो ये सहायक क्रिया के रूप में आती है एंड ये फुल वर्ब के साथ में आती है, कभी अकेले नहीं आती फ्रेंड्स, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, कभी अकेले नहीं आती, हमेशा ये फुल वर्ब के साथ में आती है एंड हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट, टू, ठीक है, यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, डेयर, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो इनके बगल में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसा कि आप पहले ही जानते होंगे कि मेन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ING फॉर्म। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है मॉडल वर्ब के साथ में, ठीक है। तो आइए हम मॉडल वर्ब्स के जितने भी सारे वर्ब हैं, सारे वर्ब को कहाँ पे यूज करना चाहिए एंड किसका प्रयोग कैसे होगा, ठीक है, और किसके प्रयोग में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमको हर मॉडल वर्ब्स का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग जगहों पे इसका यूज किया जाता है। तो कहाँ पे कौन से मॉडल वर्ब का यूज होता है, आज हम अपने वीडियो में ये सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। सारे मॉडल वर्ड्स को एक एक करके अच्छे से समझाऊंगी आपको किस किस मॉडल वर्ब का यूज कहाँ पे करना चाहिए एंड कौन कौन से मॉडल वर्ड्स होते हैं, कैसे मॉडल वर्ड्स का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाता है एंड हिंदी से इंग्लिश में भी किया जाता है एंड इंग्लिश से हिंदी में किया जाता है। तो ट्रांसलेशन आप सीखोगे मॉडल वर्ड्स का, यूज सीखोगे आप मॉडल वर्ड्स का इस वीडियो में। सो ये वीडियो लंबा होने वाला है, ये लॉन्ग वीडियो बनने वाला है। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। इस वीडियो को स्किप किए बगैर ही पूरे वीडियो को प्लीज़ आप देखिएगा एंड लास्ट तक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ। सो पूरे वीडियो को आप देखिए शुरू से लास्ट तक एंड तभी आपको समझ में आएगा कि मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, देयर आर मेनी मॉडल वर्ब्स, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। जैसे कि मैंने भी आपको जस्ट बताया है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, डेयर, नीड, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन सारे मॉडल वर्ब्स का यूज सीखते हैं कि किस जगह पे किस मॉडल वर्ब को यूज करेंगे हम, ठीक है, कैसे इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी बिल से एंड सेल से, कि बिल और सेल का यूज कहाँ पे करना चाहिए। पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बिल और सेल ये दोनों मॉडल वर्ब्स हैं। बिल का सेकंड फॉर्म वुड होता है एंड सेल का सेकंड फॉर्म शुड होता है। तो बिल और सेल इन दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी दोनों सहायक क्रियाएँ हैं, बट आधुनिक सहायक क्रियाओं के नाम से इनको जानते हैं। तो इन सहायक क्रियाओं का यूज हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो आपको आता ही होगा फ्रेंड्स। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है, बिल का और शैल का। आई और बी के साथ में शैल लगाते हैं
एंड अन्य सभी कर्ताओं के साथ में बिल लगाते हैं, लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी? गा गी गे, यानी बिल और शैल दोनों की हिंदी होती है गा गी गे। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आ जाए तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में बनाते समय आप बिल या शैल का ही यूज कर सकते हो, बट आई एंड बी के साथ आपको शैल लगाना है एंड अन्य सभी कर्ताओं के साथ आपको बिल लगाना है, राइट। एंड सभी मॉडल वर्ब्स के बगल में आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। जैसे ये चूँकि सहायक क्रियाएं हैं, इसका ट्रांसलेशन आप सीख रहे हो तो आप सब जानते हो पहले से ही, मैं बता चुकी हूँ कि 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सेंटेंस कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपको मॉडल वर्ब के बगल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हमेशा करना है। तो बिल और शैल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, आई ओ बी के साथ शैल लगाएंगे एंड आई बी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी कर्ता आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए तो सभी कर्ताओं के साथ आपको बिल लगाना है। किसकी इंग्लिश? गा गी गे की इंग्लिश। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक बहुत ही डिफरेंट रूल है जो अक्सर बच्चे उसको याद नहीं रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो आप सभी को आता होगा, बट आप ये रूल आपको याद आना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अवश्य शब्द आ जाता है, निश्चय ही शब्द आ जाता है। तो अगर अवश्य शब्द आ जाए तो अवश्य की अंग्रेज़ी आपको सर्टेनली ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है अलग से, आपको बिल और शैल का मतलब ही हो जाएगा अवश्य। लेकिन आप उल्टा कर दोगे अवश्य के आने पे, जब आप बिल शैल का यूज़ करोगे तो आई और बी के साथ आपको बिल लगा देना है एंड अन्य सभी कर्ताओं के साथ आपको शैल लगा देना है अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है अवश्य शब्द, ठीक है। जैसे मैं यह कार्य अवश्य करूँगा, तो मैं की इंग्लिश आई होती है, राइट। बट इस सेंटेंस में अवश्य आ गया है तो अवश्य की अंग्रेज़ी कोई लिखी नहीं जाएगी, आई के साथ में शैल यूज ना करके हम बिल का यूज कर देंगे और बिल का मतलब ही अवश्य हो जाएगा। तो आई विल डू दिस वर्क, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं अवश्य यह कार्य करूँगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बिल और शैल का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, ठीक है। आई ओ बी के साथ शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में बिल आप लगाते हो, इनके बगल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। जैसे मैं स्कूल जाऊँगा तो आई शैल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे तो यू विल गो टू स्कूल, लेकिन अवश्य आ जाए तो उल्टा दोनों का नियम हो जाएगा, आई बी के साथ में बिल और सभी के साथ में आप शैल लगा दोगे गा गी गे के आने पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एंड बिल का सेकंड फॉर्म वुड होता है एंड शैल का सेकंड फॉर्म शुड होता है। तो शुड का यूज कहाँ पे करेंगे हम और वुड का यूज कहाँ पे करेंगे हम, आइए हम इसको भी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम सीखते हैं कि बिल का यूज कहाँ पे करेंगे और शैल का यूज कहाँ पे करेंगे, ये तो आप पहले ही जान चुके होंगे। तो अब हम सीखेंगे कि वुड और शुड का यूज कहाँ पे करना है आपको। तो अभी मैंने आपको बताया है कि बिल का सेकंड फॉर्म वुड होता है एंड शैल का सेकंड फॉर्म शुड होता है। तो पहले हम देखेंगे कि बिल का वुड का यूज कहाँ पे करना है, जो बिल का सेकंड फॉर्म होता है। तो वुड का मतलब भी होता है गा गी गे। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आ जाए बट ऐसे सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही हो, विनम्रता के साथ बात की जा रही हो, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, आप प्लीज के साथ में आप वुड का यूज करेंगे, ठीक है। यानी वुड का यूज विनम्रता के लिए, रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है खासकर, या किसी सेंटेंस में लगातार काम किया जा रहा हो। जैसे मैं प्रत्येक संडे को घर पे रहूँगा, तो ये लगातार की बात की जा रही है कि लगातार हर संडे को मैं घर पे रहूँगा। तो इस तरीके से भी हो जाता है वुड का यूज़। तो वुड का यूज़ आपको 2 जगहों पे विशेषकर करना है। एक तो रिक्वेस्ट के लिए, विनम्रता के लिए, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, विनम्रता की जा रही हो, और दूसरा लगातार काम किया जा रहा हो किसी सेंटेंस में, और सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आया हो, तो वहाँ पे आप इसकी इंग्लिश वुड सभी कर्ताओं के साथ आपको वुड लगाना है, ठीक है। एंड इसके बगल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल भी आप समझ लीजिए, जैसे क्या मैं आपका मदद करूं या क्या मैं आपकी मदद करूंगा, तो वुड आई प्लीज़ हेल्प यू। तो इसका मतलब कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो वुड आई प्लीज़ कैन टेक योर पेन, या वुड आई प्लीज़ टेक योर पेन। तो इस तरीके से आप अगर किसी भी सेंटेंस में क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड सेंटेंस में विनम्रता की बात की जा रही है, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो प्लीज़ के साथ में आप वुड का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, स्टार्ट में वुड लगा के, एंड सब्जेक्ट के बगल में प्लीज़ का यूज़ करते हुए आप वुड का यूज़ करेंगे। एंड वैसे भी आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं कहना पसंद करूँगा, मैं जाना पसंद करूँगा, तो आई वुड लाइक दिस पेन, या आई वुड ईट दिस कुक, ओके, या आई वुड लाइक टू ईट दिस फूड।
तो इस तरीके से आप वुड का यूज अफर्मेटिव में करिए, चाहे नेगेटिव में करिए, चाहे इंट्रोगेटिव में करिए, बट खासकर रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, कि वुड आई प्लीज़ गिव मी दिस पेन। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज करेंगे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लगातार कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर भी आप वुड का यूज करेंगे। तो क्या प्रत्येक संडे को मैं अपने घर पे रहूँगा? तो एवरी संडे आई वुड लाइक टू स्टे एट माई हाउस, ठीक है, एट माई होम। तो इस तरीके से आप वुड कहाँ लगाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम सीखते हैं कि शुड का यूज कहाँ पे करना चाहिए। तो सेल का सेकंड फॉर्म शुड होता है एंड शुड का यूज कहाँ पे करना चाहिए आइए जानते हैं। शुड की हिंदी पहले आप जान लीजिए। जैसे उड की हिंदी होती है गा गी गे, ऐसे शुड की हिंदी होती है चाहिए। अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए शब्द आ जाए तो वहाँ पे आप शुड का यूज करोगे। चाहिए की अंग्रेजी शुड हो जाएगी एंड शुड के बगल में आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे मुझे स्कूल जाना चाहिए तो आई शुड गो टू स्कूल, या मुझे यह काम करना चाहिए तो आई शुड डू दिस वर्क, ठीक है। तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड रीड। तो चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड एंड शुड के बगल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, राइट। तो शुड का यूज भी आपको आ गया होगा। फिर याद कर लीजिए, शुड का मतलब चाहिए होता है, वुड मीन्स गा गी गे एंड बिल सेल का मतलब भी गा गी गे, ठीक है। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कैन एंड कुड का यूज। तो कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है। पहले कैन का यूज हम सीखेंगे। तो कैन का यूज कहाँ पे करना चाहिए? कैन का हिंदी होता है सकता है, ठीक है, एंड कुड का मतलब सकता था। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में सकता है आ रहा है तो सभी कर्ताओं के साथ आपको कैन लगाना है, एंड सकता था आ जाए तो सभी कर्ताओं के साथ आपको कुड लगाना है। बट कैन एंड कुड का यूज आपको कैन एंड कुड का यूज आपको डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है, दृढ़ निश्चय के साथ में किया जाता है। जहाँ पे बात बिल्कुल एबिलिटी किया जाए, कैपेसिटी किया जाए, किसी भी सेंटेंस में ऐसी बात की जा रही हो जहाँ क्षमता दिखाई दे, यानी कैपेसिटी की बात की जा रही हो, एबिलिटी यानी योग्यता की बात की जा रही हो, फर्म डिटर्मिनेशन की बात की जा रही हो, वहाँ पे आप कैन और कुड का यूज करते हो। कैन आप लगाते हो प्रेजेंट टेंस में एंड कुड आप लगाएंगे पास्ट टेंस में। जैसे मैं कह दूँ कि मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ, तो कैन का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे बिल्कुल आप निश्चित हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर किसी काम को करने के लिए आप निश्चित हैं, दृढ़ निश्चित हैं, तो वहाँ पे आप कैन लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में, सकता हूँ की इंग्लिश एंड सकता था का इंग्लिश आप कुड लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ, तो मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि मैं ये प्रश्न हल कर सकता हूँ। तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसकी आप इंग्लिश बनाओगे। अगर मैं यह प्रश्न सॉल्व कर सकता था तो सकता था कि इंग्लिश कुड लगा देंगे, तो आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि कैन और कुड का यूज कहाँ पे करना चाहिए। कुड की हिंदी सकता था होता है एंड कैन की हिंदी सकता है होता है। बट अगर किसी सेंटेंस में सकता है आ रहा है या सक्त तो कैन लगाओगे, सकता था आ रहा है तो कुड लगाओगे। बट कैन कुड तभी लगाओगे जब आपको सेंटेंस में कोई बिल्कुल दृढ़ निश्चय की बात की जाए कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, लगे कि हाँ ये इंसान ये काम कर लेगा, या यहाँ निश्चय की बात की जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैन प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में कुड लगाओगे। तो चलिए ठीक है, फिर अब हम मे एंड माइट का यूज़ सीखेंगे कि मे एंड माइट का यूज कहाँ पे करना चाहिए। तो जैसे कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, वैसे मे का सेकंड फॉर्म माइट होता है एंड मे और माइट की हिंदी भी सेम होती है जो कैन कुड की होती है। मे का हिंदी होता है सकता है एंड माइट की हिंदी होती है सकता था। तो भी मैंने आपको बताया कि सकता था कि दो इंग्लिश होती है, एक तो कुड एक माइट, एंड सकता है कि दो इंग्लिश है, एक मे एक कैन। तो कैन वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे कोई बात निश्चित है एंड मे वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे कोई बात पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब संभव, निश्चित नहीं है होगा कि नहीं होगा, ऐसा निश्चय नहीं है, संभव है, पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे आप पॉसिबिलिटी के लिए मे लगाओगे, सकता है कि इंग्लिश। एंड माइट भी आप वहीं पे लगाओगे जहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो, बात निश्चित ना हो, तो वहाँ पे आप माइट सेकंड फॉर्म के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे। बट अगर कहीं पे किसी से हम परमिशन ले रहे हैं, जैसे अक्सर आप टीचर से अपने कहते हो कि मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैम, ओके, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मैंने कभी अभी आपको बताया कि आप जब निश्चित नहीं रहते हो सकता है मैडम आपसे कह दें कि नो यू कैन नॉट कम इन, ओके, आप नहीं आ सकते। इसीलिए मे का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बात निश्चित नहीं होती कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मे का मतलब सकता है
एंड मे का यूज आप तब लगाओगे जब बात निश्चित नहीं है। एंड सकता था आ जाए, जैसे मैं यह कार्य कर सकता था, तो यहाँ पे अगर आप माइट लगा दोगे तो लग जाएगा कि ये काम हो सकता है, ये इंसान ये काम कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। लेकिन कुड लगा दोगे तो मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल आप कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मे का सेकंड फॉर्म माइट एंड कैन का सेकंड फॉर्म कुड। तो कैन और कुड का यूज आप करते हैं बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, सर्टेनिटी के लिए, ठीक है, कैपेसिटी के लिए, अबिलिटी के लिए। बट आप मे और माइट का यूज करते हो केवल गेस के लिए, एंड केवल आप यूज़ करते हो मे एंड माइट का जहाँ पे कोई बात बिल्कुल फर्म डिटरमाइंड नहीं है। ठीक है, केवल पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो, संभवतः हो सकता है या नहीं हो सकता है। एंड मे का यूज आप वहाँ भी करते हो जहाँ पे कोई इच्छा व्यक्त की जाए, कहीं पे कोई विश व्यक्त किया जाए, किसी को आप आशीर्वाद देते हो, तो वहाँ पर भी इच्छाओं के साथ में आप मे का यूज करते हो, जैसे मे यू लाइव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। तो वहाँ पर भी कहीं पर इच्छा व्यक्त हो रही हो तो वहाँ पर भी आप मे का यूज करोगे, तो वहाँ पे मे की हिंदी निकलेगी काश। तो काश तुम लंबे समय तक जियो, काश भगवान तुम्हारी रक्षा करें। तो मे का यूज आप कहाँ पे करोगे, जहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही हो, विश किया जा रहा हो, वहाँ पर भी आप मे का यूज करेंगे। तो आप मे और माइट का यूज भी सीख गए होंगे। ठीक है, अब आप सीखने वाले हैं, तो आपका हो गया विल कुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट। ठीक है, अब हम सीखेंगे ऑट टू। तो ऑट टू की हिंदी होती है चाहिए, एंड ऑट के बाद में टू शब्द आना बहुत ज़रूरी है। ऑट टू एक साथ में ही आपको जब भी लिखना है तो एक साथ में ही लिखना है। एंड ऑट टू की हिंदी होती है चाहिए, जैसे शुड की हिंदी होती है चाहिए। लेकिन चाहिए की अंग्रेजी आप ऑट टू तब लगाओगे जब सेंटेंस में कोई ड्यूटी की बात की जा रही हो, कोई कर्तव्य की बात की जा रही हो, कोई ओब्लाइगेशन की बात हो, ठीक है, कोई कर्तव्य को निभाने की बात की जा रही हो, जिसे हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए की अंग्रेजी आप शुड नहीं लिखोगे, यहाँ पर चाहिए की अंग्रेजी आपको क्या लगाना है, ऑट टू। तो इस तरीके से आई ऑट टू, ठीक है, सर्व दिस कंट्री, सर्व आवर कंट्री, सर्व माई कंट्री। तो इस तरीके से जहाँ पे कोई कर्तव्य की बात नजर आए, जैसे मुझे माता पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए, तो चाहिए कि अंग्रेजी यहाँ पे आप लगाएंगे ऑट टू, क्योंकि माता पिता का आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो आई ऑट टू ओबे पेरेंट्स। ठीक है, तो जहाँ पे कर्तव्य की बात की जाए वहाँ पे आप चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, ऑट टू। एंड ऑट टू के बाद में आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो इस तरीके से ऑट टू कहाँ पे लगाएंगे आप, यहीं पे कर्तव्य की बात हो रही हो, सेवा की बात हो रही हो, ड्यूटी की बात हो रही हो, वहाँ पे आप चाहिए कि इंग्लिश ऑट टू लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो हमेशा चाहिए कि अंग्रेजी आपको शुड लगाना है, बट कर्तव्य की बात की जाए तभी आप ऑट टू लगाएंगे, चाहिए कि इंग्लिश। नेक्स्ट यूज है आपका यूज टू। तो यूज टू भी एक मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यूज टू का मतलब होता है किया करता था, और यूज टू का यूज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, क्योंकि यूज टू सेकंड फॉर्म है। तो यूज टू का हमेशा यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। जैसे मैं यह काम किया करता था, तुम गाना गाया करते थे, क्योंकि ऐसी बातें हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते ही हैं कि तुम तो पढ़ा करते थे। तो करते थे कि इंग्लिश आप लगाओगे यूज्ड टू, एंड यूज्ड टू के बाद किया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो जैसे मैं पढ़ा करता था तो आई यूज्ड टू रीड, या आई यूज्ड टू स्टडी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिखा करता था तो आई यूज्ड टू राइट। तो किया करता था अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, उसकी अंग्रेजी आपको लिखना है यूज्ड टू, एंड किया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। एंड नेक्स्ट है आपका नीड। तो नीड की हिंदी होती है आवश्यकता, लेकिन नीड केवल यहाँ पे एक मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, लेकिन यहाँ नीड को मेन वर्ब नहीं माना जा रहा। नीड यहाँ पे एक मॉडल वर्ब के रूप में माना जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आवश्यकता की बात की जा रही हो तो वहाँ पे आप नीड का यूज करोगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, नीड को एक आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो, मेन वर्ब के रूप में नहीं। जैसे मुझे आपकी ज़रूरत है तो आई नीड यू। ठीक है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है तो आई नीड रीडिंग, या आई नीड राइटिंग। तो या यू नीड रीडिंग, यू नीड राइटिंग। तो नीड यहाँ पे एक मॉडल वर्ब के रूप में आएगा। एंड किसी सेंटेंस में आवश्यकता की बात की जा रही हो तो उसकी अंग्रेजी आपको क्या लिखनी है, नीड। ठीक है, और नीड के आने पे डज डू का यूज आपको, हेल्प किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको नहीं करना, क्योंकि ये खुद एक मॉडल वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो ठीक है, अगर आ जाए कि तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो आप डू नॉट नहीं लगाओगे, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट रीड। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको नीड का यूज करना है, जो क्रिया की उसके बगल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आपका आ गया डेयर। तो डेयर भी एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो डेयर का मतलब होता है साहस होना, हिम्मत होना। तो अगर कहीं किसी सेंटेंस में साहस की बात की जाए, हिम्मत की बात दिखाने की बात की जाए, तो वहाँ पे आपको इसकी अंग्रेजी डेयर लगानी है। जैसे तुमको काम करने की हिम्मत है तो यू डेयर डू दिस वर्क, तुमको काम करने की हिम्मत नहीं है तो यू डेयर नॉट डू दिस वर्क। तो इस तरीके से डेयर एक, जैसे नीड एक आपकी मॉडल वर्ब हो जाएगी तो डज डू नहीं लगाएंगे। ऐसे डेयर के आने पर भी आपको डज डू नहीं लगाना, केवल डायरेक्ट आपको डेयर लगाना है, बगल में नॉट का इस्तेमाल कर देना है साहस के आने पर, साहस को दिखाने पर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने इस पूरी वीडियो में मॉडल्स को पढ़ा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ा है, मॉडल वर्ब्स को पढ़ा है, यानी आधुनिक सहायक क्रियाएँ को पढ़ा है। तो मॉडल वर्ब्स का ट्रांसलेशन में यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस मॉडल वर्ब की हिंदी क्या होती है, कहाँ पे इसका यूज़ करना चाहिए। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना सीखना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको 12 टेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, इंग्लिश में अनुवाद करना आना चाहिए, 12 टेंस के नियम आने चाहिए। साथ में बहुत सारे सेंटेंस के यूज होते हैं, वो सारे यूज भी आपको एक एक करके सीखने पड़ेंगे और सारे यूज आपको आने चाहिए। जैसे अभी मॉडल वर्ड्स का यूज मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है, तो सारे यूज आपको आने चाहिए, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग भी कर पाएंगे और तभी आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर पाएंगे, राइट। तो किसी भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सारे यूज का नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड हिंदी, ओके। तो इस तरीके से आप सीख जाओगे, सो डोंट वरी एंड बिना स्किप किए हुए मेरी पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय फ्रेंड्स।